आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मूवीज फिलॉसफी में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और कहानियों के पीछे छुपे भावनाओं, संदेशों और दर्शन को खोजते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाइयों को हमारे सामने लाती है। हम बात कर रहे हैं 2019 में रिलीज हुई फिल्म आर्टिकल 15 की, जिसमें आयुष्मान खुराना ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 से प्रेरित है, जो जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को विस्तार से समझते हैं और इसके किरदारों, थीम्स और भावनात्मक गहराई को खोजते हैं। परिचय: लालगांव की कड़वी सच्चाई। फिल्म की शुरुआत होती है लालगांव नामक एक काल्पनिक गांव से, जहां जातिगत भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हर सांस में अन्याय की बू आती है। गांव के लोग एक तरफ गीत गाते हुए अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक स्कूल बस में 3 दलित लड़कियों के साथ कुछ लोग घिनौना अपराध कर रहे हैं। ये दृश्य ही हमें बता देता है कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतना की पुकार है। मुख्य किरदार अयान रंजन आयुष्मान खुराना एक IPS अधिकारी हैं जो दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं और लालगांव में बतौर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त होते हैं। उनकी नियुक्ति के साथ ही हमें गांव की कड़वी हकीकत का एहसास होने लगता है। अयान को उनके सहयोगी अधिकारी ब्रह्मदत्त सिंह, मनोज पहवा और जाटव कुमुद मिश्रा गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, लेकिन जल्द ही अयान को जातिगत भेदभाव की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एक दुकान से पानी की बोतल खरीदते वक्त उन्हें बताया जाता है कि वहां का पानी उनके लिए नहीं है, क्योंकि दुकान निचली जाति के लोगों की है। उनके स्वागत पार्टी में भी जब वे जाटव की थाली से खाना खाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नई थाली दी जाती है। ये छोटे छोटे दृश्य हमें दिखाते हैं कि जातिगत भेदभाव कितना गहरा और सामान्य हो गया है। कहानी: गायब लड़कियां और सच्चाई की तलाश। अयान अपनी पत्नी अदिति ईशा तलवार से फोन पर गांव की इन घटनाओं को साझा करते रहते हैं। इसी बीच कुछ ग्रामीण उनकी रिसेप्शन में आकर गायब हुई 3 दलित लड़कियों की तलाश के लिए मदद मांगते हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। अगले दिन एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आता है। 2 लड़कियों के शव एक पेड़ से लटके हुए मिलते हैं, जबकि तीसरी लड़की पूजा अभी भी गायब है। अयान तुरंत ब्रह्मदत्त को FIR दर्ज करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने का आदेश देते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाली मालती राम रोंजनी चक्रवर्ती को ब्रह्मदत्त द्वारा दबाव डाला जाता है कि वह रिपोर्ट में बलात्कार का जिक्र न करे और इसे हत्या का मामला बताए। ब्रह्मदत्त एक झूठी कहानी गढ़ते हैं कि ये लड़कियां जो आपस में चचेरी बहनें थीं, समलैंगिक रिश्ते में थीं और उनके पिता ने इज्जत के नाम पर उनकी हत्या कर दी। इसी बीच निषाद मोहम्मद जीशान अयूब नामक एक क्रांतिकारी जो भीम संघर्ष सेना BSS का नेता है, अपने लोगों के साथ पुलिस की गाड़ी जला देता है और जल्द से जल्द न्याय की मांग करता है। अयान को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है और वे इस केस की गहराई में उतरने का फैसला करते हैं। ब्रह्मदत्त बार बार केस को जल्दी बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन अयान पीछे नहीं हटते। एक अहम मोड़ तब आता है जब पूजा की बहन गौरा सयानी गुप्ता अयान को बताती है कि तीनों लड़कियां स्थानीय बिल्डर अंशु नाहरिया वीनस के लिए काम करती थीं और उन्होंने हाल ही में अपनी मजदूरी में मात्र 3 रुपए की बढ़ोतरी मांगी थी। अयान अंशु को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, भले ही ब्रह्मदत्त उन्हें ऐसा न करने की सलाह देते हैं। अंशु, जो स्थानीय मंत्री रामलाल नाहरिया का बेटा है, पूछताछ में बेशर्मी से कहता है, उनकी औकात वही है जो हम देते हैं। ये डायलॉग अयान को अंदर तक झकझोर देता है और हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि जातिगत व्यवस्था ने कितने लोगों को उनकी पहचान से वंचित कर दिया है। चरमोत्कर्ष: सच्चाई का संघर्ष। अयान इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे पुलिस स्टेशन के बाहर भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 को बिलबोर्ड पर लगवाते हैं ताकि सभी को याद रहे कि जातिगत भेदभाव एक अपराध है। वे डॉ मालती से फिर संपर्क करते हैं और पता चलता है
कि लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। अयान मालती को लखनऊ भेजते हैं DNA सैंपल की जांच के लिए। उधर अयान को पूजा के शव के बारे में एक सुराग मिलता है, लेकिन उस इलाके में तलाशी लेना मुश्किल है क्योंकि वह एक टैनरी क्षेत्र है जहां ऊंची जाति के लोग नहीं जाते और दलित हड़ताल पर हैं। अयान निषाद से मिलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। इस दौरान अयान का एक डायलॉग हमें प्रभावित करता है, कानून की किताब में जाति नहीं लिखी, इंसानियत लिखी है। जल्द ही मालती की रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि अंशु उन लोगों में से एक था जिन्होंने लड़कियों पर अत्याचार किया। अयान अंशु के घर छापा मारते हैं, लेकिन वह वहां नहीं मिलता। हालांकि उन्हें एक स्कूल बस मिलती है जो लड़कियों के गायब होने के समय देखी गई थी। पास के स्कूल, जो अंशु का है, में उन्हें अत्याचार के सबूत मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मदत्त, जो खुद इस अपराध में शामिल है, अंशु को मार देता है ताकि उसका नाम न उजागर हो। CBI अधिकारी पाणिकर नासर केस की जांच के लिए आते हैं और अयान को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन अयान हार नहीं मानते। वे अपने पुराने दोस्त सत्येंद्र से मिलते हैं जो इस केस के बारे में कुछ जानता है। सत्येंद्र बताता है कि ब्रह्मदत्त और एक अन्य कांस्टेबल निहाल सिंह भी इस अपराध में शामिल थे। हालांकि निहाल सिंह पूछताछ से पहले आत्महत्या कर लेता है। अयान ब्रह्मदत्त को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन CBI निषाद को मार देती है और केस को ऑनर किलिंग का रूप दे दिया जाता है। इस पर अयान का गुस्सा फूट पड़ता है। सच्चाई को दबाने से हकीकत नहीं बदलती साहब। निष्कर्ष, पूजा की खोज और न्याय की जीत। अंत में अयान अन्य अधिकारियों के साथ एक बड़े दलदल में पूजा की तलाश करते हैं। वे एक जंगल में पहुंचते हैं जहां पूजा एक पाइप के अंदर छुपी हुई बेहद कमजोर हालत में मिलती है। उसे बचा लिया जाता है और उसके बयान के आधार पर ब्रह्मदत्त को 11 साल की सजा होती है। हालांकि मोहंत जी चुनाव जीत जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि व्यवस्था में बदलाव अभी भी दूर है। लेकिन अयान का एक डायलॉग हमें उम्मीद देता है, अगर हम नहीं बदलेंगे तो यह सिस्टम हमें बदल देगा। आर्टिकल 15 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें अपनी सामाजिक कमियों को देखने के लिए मजबूर करता है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए हमें पहले अपने अंदर की सोच को बदलना होगा। मूवीज फिलॉसफी में आज के लिए इतना ही। नमस्ते।